हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी क्लास नंबर 326। और आज हम लोग डाइसैकेराइड्स वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाकर इसका सेकंड पार्ट यहाँ पर स्टडी करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको ज़रूर देखो, बिकॉज डाइसैकेराइड से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट कि कैसे वो बनता है, बॉन्ड का नाम कैसे रखेंगे, किस टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, वो सब कुछ हम लोग फर्स्ट पार्ट में स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको केवल जो बचे हुए एग्जाम्पल्स है डाइसैकेराइड्स के उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। हमने पिछले वीडियो में सुक्रोज पढ़ लिया, माल्टोज पढ़ लिया, आइसोमाल्टोज पढ़ लिया और लैक्टोज पढ़ लिया, यानी कि ये चारों डाइसैकेराइड्स हम स्टडी कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको लैक्टुलोज, सेलोबायोज और ट्रीहेलोज के बारे में यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लैक्टुलोज। लैक्टुलोज को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क कर लो क्योंकि इसका मेडिकल यूज़ भी है और कुछ ऐसी खास बात है लैक्टुलोज के बारे में जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो इसकी जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं वो कौन सी है। जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डाइसैकेराइड्स कब बनते हैं, जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में रिएक्शन करते हैं, यानी दोनों मोनोसैकेराइड्स का किया कंडेंसेशन, तब जाकर एक डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है और इस रिएक्शन में हमेशा एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, यानी ये एक तरह का डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहलाएगा। अब इस केस के अंदर लैक्टुलोज को अगर आप देखोगे अच्छे से तो यहाँ पे आपको देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रक्चर तो है बीटा डी गैलेक्टोज का। दिस इज बीटा डी गैलेक्टोज और ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो है फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज का। समझ में आ रहा होगा आपको। फ्यूरानोज रिंग आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हो, एक 5 मेंबर्ड रिंग, तो फ्यूरानोज रिंग फ्रक्टोज का ही रहता है और पायरानोज रिंग आपको ग्लूकोज, गैलेक्टोज इन सब में मिलता है। तो जब बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज का कंडेंसेशन होगा तब जो डाइसैकेराइड बनेगा वो कहलाएगा लैक्टुलोज। अब बीटा डी गैलेक्टोज का कौन सा कार्बन पार्ट ले रहा है, तो ये इसका फर्स्ट कार्बन इस बॉन्ड में पार्ट ले रहा है। जबकि अगर हम फ्रक्टोज की बात करेंगे तो फ्रक्टोज का ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर 4, यानी ये यहाँ वाला, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो फ्रक्टोज का 4th कार्बन और गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन मिलकर इस बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए इस बॉन्ड का नाम होगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बीटा क्यों? क्योंकि गैलेक्टोज भी बीटा फॉर्म में है और फ्रक्टोज भी बीटा फॉर्म में है। अब ये अल्फा फॉर्म क्या होता है, बीटा फॉर्म क्या होता है, तो ये अनोमर्स होते हैं सारे, और अनोमर्स पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ पर ही इन सब की स्टडी कर सकते हो। तो लैक्टुलोज। अब गैलेक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? गैलेक्टोज होता है C6H12O6, फ्रक्टोज क्या होता है? C6H12O6। तो इन दोनों का कंडेंसेशन होगा और एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस करना है आपने, तो ऑब्वियसली आपका फॉर्मूला क्या बनेगा लैक्टुलोज का? C12H22O11, क्योंकि आपको बस इतना करना है कि इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो ये बनेगा C12H24 और O12, तो एक H2O आप यहाँ से निकाल दो, यानी 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे और 1 ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला बनेगा डाइसैकेराइड्स का। लैक्टुलोज के बारे में जो सबसे खास बात आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि लैक्टुलोज एक ऐसा डाइसैकेराइड है जो कि सिंथेटिक है। लैक्टुलोज नेचर में नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इसको बनाया गया है, ठीक है। और इसको बनाया गया है क्योंकि इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल यूजेस हैं। आपको इसके मेडिसिनल यूजेस, मेडिकल फील्ड के यूज़ आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। सबसे पहले लैक्टुलोज यूज़ होता है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी एक तरह का लीवर कंडीशन है, ठीक है, जिसमें लीवर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता। बिकॉज लीवर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता तो आपके ब्लड प्लाज्मा में अमोनिया का लेवल बढ़ने लगता है, तो उस अमोनिया के लेवल को कम करने में लैक्टुलोज रोल प्ले करता है। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताएं कि हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के अंदर अमोनिया का लेवल प्लाज्मा में क्यों बढ़ता है। ऐसा लीवर क्या करता है जिससे कि अमोनिया का लेवल प्लाज्मा में कम रहता है। बट एन्सेफेलोपैथी की वजह से लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता और अमोनिया का लेवल बढ़ने लगता है। उसके अलावा लैक्टुलोज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल यूज़ है, वो है कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट। आपने जब भी कॉन्स्टिपेशन का मेडिसिन देखना आपको लैक्टुलोज मिलेगा उसमें, ठीक है। तो लैक्टुलोज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर कॉन्स्टिपेशन। अब ये एक सिंथेटिक डाइसैकेराइड है जो कि ना तो आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा और ना ही ये डाइजेस्ट होता है, तो इट इज़ पास्ड एज सच इन स्टूल।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम सेलोबायोज। सेलोबायोज अगेन एक डाइसैकेराइड और इसकी जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो है बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, यानी ये एक होमो जो है, आप इसको पॉलीमर कह सकते हो, दोनों ही बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है। और बॉन्ड यहाँ पर किस किस के बीच में बन रहा है, इस वाले ग्लूकोज का पहला कार्बन और इस वाले ग्लूकोज का चौथा कार्बन, यानी यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वो भी होगा आपका बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो दो बीटा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाकर सेलोबायोज का फॉर्मेशन करते हैं और इसका भी फॉर्मूला वही रहेगा C12H22O11। अब सेलोबायोज आप पढ़ते कहाँ हो, तो जब हम सेल्यूलोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सेल्यूलोज का हाइड्रोलाइसिस से जो है सेलोबायोज का फॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए इसका नाम सेलोबायोज रखा गया। ये सेल वर्ड सेल्यूलोज से ही निकाला है हमने। तो सेल्यूलोज के हाइड्रोलाइसिस से बनने वाला डाइसैकेराइड कहलाता है सेलोबायोज। सबसे लास्ट में है ट्रीहेलोज, इसी को आप माइकोज भी बोलते हो और इसी को आप ट्रीमेलोज भी बोलते हो। ये तीनों डाइसैकेराइड एक ही है, ठीक है। अगेन इनके मोनोमर यूनिट्स अगर हम देखें तो इनमें आता है अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, यानी दोनों मोनोमर्स सेम है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। बट यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अलग है जो आपको यहाँ पे देखनी भी है और समझनी भी है कि कौन सा कार्बन इसमें इन्वॉल्व है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो मैं पहले इस ग्लूकोज की बात करूँ तो कार्बन नंबर फर्स्ट ये हो गया इसका कार्बन नंबर फर्स्ट। अब आप इस ग्लूकोज की बात करो और इनमें कार्बन की नंबरिंग करो। देखो CH2OH यहाँ पे शो कर रखा है, ये वाला CH2OH है, यानी कि कार्बन नंबर फर्स्ट कौन सा होगा, ये वाला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब ऐसा नंबरिंग क्यों किया, ये आपको सिखाया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आता है तो आप मुझसे एग्री करोगे कि कार्बन का नंबरिंग ऐसा क्यों किया गया। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पहला डाइसैकेराइड मैंने देखा जिसमें दोनों मोनोमर्स का फर्स्ट कार्बन जो है यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है। बिकॉज अल्फा डी ग्लूकोज यूज़ हो रहा है तो इस बॉन्ड का नाम हो जाएगा अल्फा 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब तक हमने जितने भी डाइसैकेराइड्स पढ़े उसमें ऐसे एक भी डाइसैकेराइड ऐसा नहीं था जिसमें दोनों ही मोनोमर के फर्स्ट कार्बन पे बॉन्ड बन रहा है। तो दिस इज अल्फा 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक और ख़ास बात ट्रीहेलोज के बारे में आप ये देखना, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी सिखाया था कि स्ट्रक्चर देख के कैसे पता करता है कि रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो यहाँ पर देखो आप, पहला कार्बन पे ही फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है, ये पहला कार्बन, तो यानी इसका एल्डिहाइड ग्रुप जो पहले कार्बन पे अटैच्ड है वो यूज़ हो गया, यानी ये अवेलेबल नहीं है फॉर रिड्यूसिंग एक्शन। यहाँ पर भी पहला कार्बन है इन्वॉल्व और एल्डिहाइड ग्रुप यूज़ हो चुका है, यानी ये एल्डिहाइड ग्रुप भी फ्री नहीं है टू एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि कुल मिलाकर दोनों ही ग्लूकोज का जो एक फ्री ग्रुप था वो दोनों यूज्ड हो चुका है, वो दोनों ही रिएक्शन में पार्ट ले चुका है। यानी अब ये जो शुगर है ट्रीहेलोज, ये आपके रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल नहीं है, दिस इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो अब तक हमने जितने भी डाइसैकेराइड्स पढ़े उसमें केवल हमने दो शुगर्स देखी है जो नॉन रिड्यूसिंग है, पहली थी सुक्रोज और दूसरी है ट्रीहेलोज। तो ये दोनों आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि ये दोनों शुगर नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी सारी की सारी डाइसैकेराइड्स रिड्यूसिंग नेचर की रहती हैं। अब ट्रीहेलोज एक ऐसी शुगर है जिसका वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी बहुत हाई है, ये बहुत अच्छे से वाटर रिटेन कर लेती है और यही रीज़न है कि बहुत से बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट्स और काफ़ी इनवर्टिब्रेट एनिमल्स भी ट्रीहेलोज का फॉर्मेशन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं उसका अपनी बॉडी में एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज ये एक डाइसैकेराइड है, प्लस टू सर्वाइव फ्रीजिंग एंड लैक ऑफ वाटर। जैसे मैंने बोला इसका वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी बहुत अच्छा है। तो वाटर स्कार्स एरियाज़ में वाटर स्कार्स कंडीशन को कोप अप करने के लिए ट्रीहेलोज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स में। उसके अलावा आप सबको पता है जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ट्रीहेलोज ये जो डाइसैकेराइड है ये आपको मिलती है इंसेक्ट्स के हीमोलिम्फ में। व्हाट इज़ हीमोलिम्फ? आप ऐसा कह सकते हो कि इंसेक्ट्स में जो ब्लड लाइक फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हीमोलिम्फ कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा इंसेक्ट्स के अंदर एक बहुत बड़ा कैविटी रहता है, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है और एक बड़ी सी कैविटी के अंदर जो बॉडी कैविटी है उसी में ब्लड लाइक फ्लूइड भरा रहता है। उस कैविटी को कहा जाता है हीमोसील और उस हीमोसील के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको कहा जाता है हीमोलिम्फ। तो इसी हीमोलिम्फ में जो है आपको ट्रीहेलोज नाम का डाइसैकेराइड मिलेगा।
तो चलिए फिर समराइज कर लेते हैं सब कुछ इस एक टेबल में। अगर आप ये एक टेबल भी अच्छे से याद कर लेते हो तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको वंस अगेन इन सातों डाइसैकेराइड्स में यूनिट्स कौन सी यूज़ हो रही है, बॉन्ड कौन सा बनेगा और उनकी रिड्यूसिंग एक्शन कैसा है वो मैं यहाँ पर स्टडी कराऊंगा। एक चीज़ यहाँ पर पहले ही लिख दी मैंने कि लैक्टोलोज सिंथेटिक है, बाकी सारे नेचुरल है। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज वी ऑल नो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना है। इनमें जो बॉन्ड है वो है अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। माल्टोज की बात करें तो अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज बॉन्ड अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आइसोमाल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज सेम है, इसलिए नाम भी देखो क्या रखा हमने आइसोमाल्टोज, क्योंकि दोनों के मोनोमर्स सेम है, दोनों में ही अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज का कंडेंसेशन हो रखा है। बट फ़र्क क्या है, फ़र्क है बॉन्ड का। बॉन्ड का फ़र्क कैसे है कि आइसोमाल्टोज में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, यानी एक ग्लूकोज का पहला कार्बन तो दूसरे का 6th कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ देख लेते हैं हम लोग, जैसे इसका पहला कार्बन और इसका छठा कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जबकि माल्टोज में पहला और चौथा कार्बन, बस यही फ़र्क है, बाकी दोनों के मोनोमर्स सेम रहते हैं। लैक्टोज की बात करें तो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज बॉन्ड हो जाएगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लैक्टिलोज हमने अभी पढ़ा बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज, और इसमें भी बनता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सेलोबायोज बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज सेल्यूलोज का हाइड्रोलिसिस से बनता है, ये बॉन्ड है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ट्रीएलोज अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, और यहाँ पे जो बॉन्ड है वो है अल्फा 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। रही रिड्यूसिंग एक्शन की बात, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सारे के सारे डाइसैकेराइड्स रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं एक्सेप्ट सुक्रोज एंड ट्रीहेलोज। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। अब कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कैसे याद करनी है वो बता देता हूँ। देखो सुक्रोज इकलौता डाइसैकेराइड है जिसके मोनोमर्स में एक अल्फ़ा फॉर्म है और एक बीटा फॉर्म है। बाकी आप जितने भी देखोगे ना तो या तो अल्फ़ा है या बीटा है। माल्टोज में देखो अल्फ़ा 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 अल्फ़ा, बीटा 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 अल्फ़ा और अल्फ़ा। तो सुक्रोज इकलौता डाइसैकेराइड जो हमने स्टडी किया जिसमें मोनोमर्स में एक अल्फ़ा फॉर्म है और एक बीटा फॉर्म है, इसलिए बॉन्ड भी कैसा रहेगा अल्फ़ा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब बात करते हैं मोनोमर्स में, तो देखो माल्टोज को देखो आप, ये वाला देखो आप माल्टोज अल्फ़ा डी ग्लूकोज अल्फ़ा डी ग्लूकोज, आइसोमाल्टोज अल्फ़ा डी ग्लूकोज अल्फ़ा डी ग्लूकोज, और ट्रीहेलोज अल्फ़ा डी ग्लूकोज अल्फ़ा डी ग्लूकोज। इन तीनों केसेस में इन तीनों डाइसैकेराइड्स माल्टोज आइसोमाल्टोज और ट्रीहेलोज इनमें मोनोमर्स सेम है, यानी अल्फ़ा डी ग्लूकोज और अल्फ़ा डी ग्लूकोज। फ़र्क क्या है, केवल बॉन्ड का। माल्टोज में पहला और चौथा कार्बन इन्वॉल्व है, आइसोमाल्टोज में पहला और छठा, और ट्रीहेलोज में पहला और पहला, यानी दोनों का फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व है। यानी आप इसको कैसे याद कर सकते हो, आप इसको याद कर सकते हो MIT से। MIT क्या है आपको पता ही होगा, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, USA का एक बहुत ही नामी यूनिवर्सिटी है MIT। तो आप MIT में M का मतलब माल्टोज, I का मतलब आइसोमाल्टोज और ट्री मतलब ट्रीहेलोज, इन तीनों शुगर में जो मोनोमर यूनिट्स है वो सेम रहता है। क्लियर। और बाकी सब में आपको बाकी के जो 3 बच गई इनमें आपको बीटा फॉर्म मिलेगा, और इन तीनों का खास बात ये है कि इन तीनों का बॉन्ड सेम है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी लैक्टोज लैक्टुलोज और सेलोबायोज में जो है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। फ़र्क क्या है, फ़र्क है इनके मोनोमर्स का। जैसे इसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज है, इसमें गैलेक्टोज और फ्रक्टोज है, इसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज है। आई होप चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर है। आपको एक डिफरेंस ज़रूर ध्यान रखना होगा आपको इन दोनों के बीच में कि लैक्टोज और लैक्टिलोज में क्या डिफरेंस है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनमें सिमिलरिटी क्या है, पहले मैं सिमिलरिटी आपको बता दूं कि लैक्टोज और लैक्टिलोज दोनों ही डाइसैकेराइड है, दोनों का बॉन्ड सेम है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और दोनों ही रिड्यूसिंग नेचर शो करती है। फ़र्क क्या है, फ़र्क है इनके मोनोमर्स का। लैक्टोज बनता है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से, और लैक्टिलोज बनता है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज से। ठीक है। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो इन दोनों में है वो है कि लैक्टोज एक नेचुरल शुगर है, मिल्क में प्रेजेंट होती है इसलिए मिल्क शुगर भी कहते हैं इसको, और लैक्टिलोज एक सिंथेटिक डाइसैकेराइड है। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा ये वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर स्टेइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट फॉर कनेक्टिंग विद अस। स्टे कनेक्टेड विद अस।